आप सभी का स्वागत है फिर से अपने यूट्यूब चैनल मनोज ऑफिशियल स्टडी पर। मैंने बोला था आपको ये सेट ए का पेपर मैं पूरा प्रोवाइड कराऊंगा। इसके पहले कि मैंने प्रश्न तीन तक मैंने पूरे सॉल्व करवा दी हैं। अगर वह वीडियो नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी, या पूरे लिस्ट की लिंक भी दे दूँगा, तो आप उसको ज़रूर देख लेना। आपने उसको देख लिया तो समझो आप पूरी क्लास में फर्स्ट आओगे। ठीक है, मैंने प्रश्न तीन तो हल करवा दिए हैं, ये प्रश्न चौथा है। मैं अभी प्रश्न चौथे से आपको पूरा 10 तक सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, प्रश्न उत्तर भी इसी में आप लोग एक बार देख लीजिए। और अगर चैनल पर न्यू हो तो वीडियो को एक दिल से एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए अभी के अभी, क्योंकि ऐसे ही सभी सेटों के पेपर्स अभी आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिलेंगे, अपने यूट्यूब चैनल मनोज ऑफिशियल स्टडी पर। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। ठीक है, मैंने जितने भी पेपर बताए हैं अंग्रेजी का और गणित का पूरा आपको आया है, पूरा पेपर आया है। अगर नहीं देखा वह वीडियो, अब तो खैर पेपर हो चुके हैं, अगर मिला ना हो आपने कितना सही किया है तो मैंने वीडियो बना दिए हैं। आपको प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न चौथे से आपको दिखाता हूं मैं आगे के क्वेश्चन आंसर। ठीक है, देखते हैं आगे। प्रश्न चौथा है, एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। ये आपको 6 नंबर का आएगा पेपर में। ठीक है, प्रश्न मतलब 6 नंबर का आएगा, आपको इसे तैयार कर लेना है। पहला है, बीजक किसकी रचना है? एक शब्द में उत्तर देना है। उत्तर है कबीर की। ठीक है, आपको कबीर की आपको पता ही होगा कि कबीरदास जी ने बीजक की रचना की है। दूसरा देखिए, प्रबंध काव्य के कितने भेद होते हैं? एक शब्द में उत्तर देना है तो उत्तर दीजिए 3। ठीक है, इनके नाम भी बता दूं मैं। इसका तीसरा देखिए, रिपोर्टाज किसे कहते हैं? इसे अपन एक वाक्य में बोलेंगे, क्योंकि एक शब्द में नहीं बोल सकते इसको, इसलिए एक वाक्य में बोलेंगे। उत्तर है, रिपोर्ट के कलात्मक और साहित्यिक रूप को रिपोर्टाज कहते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। रिपोर्ट के कलात्मक और साहित्यिक रूप को रिपोर्टाज कहते हैं, ये नोट कर लीजिए। अब चौथा देखिए, रचना के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? ठीक है, इसका आंसर है, उत्तर है 3 प्रकार के होते हैं। आपको एक सिर्फ इतना लिखना है, ये तो मैंने अपनी, अगर आपको पता नहीं है इसलिए मैंने ये लिख दिया है। आपको 3 प्रकार होते हैं, इतना लिखना है बस। ठीक है, उसमें नाम तो पूछने गए हैं, इसलिए आपको 3 प्रकार लिखने हैं। और अगर आपको ये भी लिखना है तो आप लिख सकते हैं, सरल, संयुक्त और एवं मिश्रित वाक्य। ठीक है, अब पांचवा देखिए, वृद्धा कपड़े में क्या छिपा लेती थी? इसका उत्तर होगा एक रोटी। वृद्धा अपने कपड़ों में एक रोटी छिपा लेती थी। छठा देखिए, लेखिका ने अपनी नानी को क्यों नहीं देखा? उत्तर है, लेखिका की नानी स्वर्ग सिधार गई थी, इसलिए लेखिका ने उन्हें नहीं देखा। ठीक है, अब आए हैं सत्य असत्य। ठीक है, प्रश्न पांचवा देखिए, सत्य असत्य। प्रश्न पांचवा सत्य असत्य आपको 100% आएगा। 7 नंबर के आएंगे आपको। और जो मैं बता रहा हूँ ये बिल्कुल 100% रियल पेपर है। 24 मार्च के दिन आप गर्दा मचा कर आओगे, इसकी गारंटी मैं ले रहा हूँ। ये 100% रियल पेपर, 24 मार्च के दिन आप गर्दा मचा कर आओगे। 24 तारीख का ये रियल पेपर है। ठीक है, आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अभी इसी वक्त। ठीक है, आपको ऐसे ही और पेपर आएंगे, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ 100% आएगा ही आएगा। ठीक है, इसके आगे देखते हैं, आपको बताता हूँ मैं। प्रश्न पांचवा है, सत्य सत्य लिखिए, 7 नंबर का आएगा। पहला, लेखिका की नानी झगड़ालू और औरत लेखिका की नानी झगड़ालू और औरत थी, ये असत्य होगा, क्योंकि लेखिका की नानी झगड़ालू नहीं थी, वह दयालु थी। ठीक है, तो यह असत्य हो जाएगा। दूसरा देखिए, शब्द के आगे जुड़ने वाले शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं। ऑफकोर्स यही सत्य होगा, क्योंकि इसकी परिभाषा उपसर्ग की मैं बता दूं। शब्द के आगे जोड़ने वाले वे शब्दांश जो शब्द के आगे जोड़कर शब्द का
अर्थ बदल देते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। तो ये राइट आंसर होगा। ठीक है। तीसरा देखिए, दोनों बैल एक माह तक कांजी हाउस में बंधे रहे, ये रॉन्ग होगा, असत्य होगा। ठीक है। अब चौथा देखिए, नाना साहब भारत में हुए प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी नेता थे, ये सत्य है। ठीक है। वे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी नेता थे। ठीक है। पांचवा देखिए, महाकाव्य में एक ही सर्ग होता है, ये आपका सत्य होगा, क्योंकि महाकाव्य में 7 से 8 सर्ग होते हैं, 7 से ज़्यादा सर्ग। तो ये यहाँ पर एक ही लिखा है ना, ये असत्य हो जाएगा। अगर आपको पेपर में लिखा आ जाए महाकाव्य में 7 से अधिक सर्ग होते हैं तो वो आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। इसके आगे देखते हैं, छठा देखते हैं। यहाँ पर देखिए, छठा, मानसरोवर वास्तव में कैलाश पर स्थित एक पवित्र तालाब है, ये सत्य है। ठीक है। मानसरोवर वास्तव में कैलाश पर स्थित एक पवित्र तालाब है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, सातवां, कामायनी के रचयिता तुलसीदास हैं, ये असत्य है। कामायनी के रचयिता तुलसीदास जी नहीं है, ये असत्य हो जाएगा। अब इसके आगे देखते हैं। इसके आगे आप देखिए, जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। Oh my God! Wow! ये प्रश्न छठवा आदि, ये प्रश्न उत्तर आ गए हैं। आप जिसका इंतजार कर रहे हैं बहुत देर से, आप इसको देख लीजिए। आदिकाल को वीरगाथा काल क्यों कहा जाता है? 2 नंबर का है, आप इसे अच्छे से याद कर लेना, बहुत ईजी तरीके से लिखा है मैंने। उत्तर है, आदिकाल को वीरगाथा काल कहते हैं क्योंकि इस काल में वीर रस की रचनाओं की प्रधानता थी, वीर रस की रचनाओं की प्रधानता थी। और इसी में एक अथवा भी आएगा, तो उसका भी मैंने प्रोवाइड करा दिया है। भक्ति काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? इसका उत्तर देखिए, भक्ति काल में तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास और मीराबाई जैसे महान संत कवि हुए, जिन्होंने समाज को एक नई शिक्षा दी और लोगों को ईश्वर भक्ति का मार्ग दिखाया। इस कारण इस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। इसको आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए, ये नोट करते जाइए। ठीक है। अब प्रश्न 7वां देखिए, नई कविता की प्रमुख 2 विशेषताएं लिखिए, ये भी 2 नंबर का आएगा आपका। ठीक है। इसको मैं अथवा सहित प्रोवाइड करा रहा हूँ हर वीडियो में आपको, तो आप वीडियो को एक दिल से एक लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। उत्तर है, नई कविता की प्रमुख विशेषता निम्न है। पहला है यथार्थ का चित्रण, दूसरा है नए प्रतीक तथा नए भाषा शिल्प का चित्रण। इसका अथवा देखिए, प्रगतिवाद की 2 विशेषता लिखते हुए एक कवि का नाम व एक रचना लिखिए। यहाँ पर देखिए, उत्तर प्रगतिवाद की 2 यहाँ पर विशेषता लिखनी है। पहला है शोषण का विरोध, दूसरा है रूढ़ियों का विरोध। यहाँ पर सही है, रूढ़ियों का विरोध। ठीक है। कवि व उनकी रचनाएं। यहाँ पर देखिए, एक तो आपको 2 जितनी भी लिखनी हो मैं आपके यहाँ से बताता हूँ। प्रगतिवाद के कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल, इनकी रचना है, एक पहली है गुल मेहंदी, दूसरी है मेरी तुम। ठीक है। और आपको ये को लिखनी हो तो नागार्जुन और युगधारा, ये कवि हो जाएंगे और उनकी एक रचना हो जाएगी। ठीक है। मैंने 2 बता दी, आपको जो याद हो जाए आप उसको कर लेना। अब इसके आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। प्रश्न 8वां देखिए, कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है? इसका दूसरा 2 नंबर का है, ये भी आपको इसको भी हल करना है। उत्तर, कवि को कोयल से ईर्ष्या हो रही है क्योंकि कोयल स्वतंत्र है, वह कहीं भी जा सकती है या विचरण कर सकती है, जबकि कवि जेल में बंद हैं, इसलिए कवि को कोयल से ईर्ष्या हो रही है। ठीक है। अथवा है, मानसरोवर से कवि का क्या आशय है? उत्तर देखिए, मानसरोवर से कवि का आशय मन रूपी पवित्र सरोवर से है, जिसमें स्वच्छ विचार रूपी जल भरा हुआ है। ठीक है। आपका आंसर हो जाएगा 8 का पूरा। अब प्रश्न 9वां देखते हैं। प्रश्न 9वां, शांत रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, आपका ये 2 नंबर का आएगा। इसका उत्तर देखिए, जहाँ वैराग्य, ये बहुत इजी तरीके से मैंने लिखा है, आपको 2 सेकंड में याद हो जाएगा। जहाँ वैराग्य तत्व ज्ञान, वैराग्य शांत रस का, इसको अपन देखिए मैं बता रहा हूँ। शांत रस का
ये स्थायी भाव है वैराग्य। शांत रस के स्थायी भाव को निर्वेद भी कहेंगे। शांत रस का आप सोच रहे हो कि निर्वेद है ना, शांत रस का स्थायी भाव, वो स्थायी। निर्वेद का मतलब हिंदी में यह होता है वैराग्य। ठीक है, जहाँ वैराग्य, तत्व ज्ञान आदि का वर्णन वहाँ शांत रस होता है। उदाहरण में देखिए, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूटो, अंतकाल पछताएगा, प्राण जाएंगे छूट। सॉरी, एक बार मैं पढ़ के बता देता हूँ। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा, प्राण जाएंगे छूट। ठीक है, आपका ये अथवा में है एक और क्वेश्चन, विभाव व अनुभव में 3 अंतर लिखिए। ये 2 नंबर का आएगा आपका। ठीक है, इसको आपको कर लेना है, विभाव कॉलम बना के, विभाव और अनुभव। ठीक है, पहला देखते हैं। विभाव का पहला है, स्थायी भावों के उत्पन्न होने वाले कारणों को विभाव कहते हैं। अगर आपको विभाव की विभाव की परिभाषा आपको इसमें लिखनी है। अनुभव को देखते हैं। आश्रय के, यहाँ पर पहला नंबर डालना होगा आपको। आश्रय के बाह्य शारीरिक चेष्टाओं को अनुभव कहते हैं। ये इनकी परिभाषा विभाव की ये वाली हो गई, अनुभव की ये वाली हो गई। ठीक है, दूसरा देखते हैं। विभाव के 2 भेद होते हैं। ठीक है, विभाव के 2 भेद होते हैं, दूसरा अंतर हो गया। अब अनुभव का दूसरा अंतर है, अनुभव की संख्या 8 होती है। अनुभव का दूसरा अंतर हो गया। ठीक है, अनुभव में अनुभव की संख्या 8 होती है। अब तीसरा देखते हैं। विभाव का तीसरा अंतर है, माता को देखकर हृदय में वात्सल्य का उमड़ना विभाव कहलाता है। ठीक है, विभाव का तीसरा अंतर भी हो गया है। अब इसी का अनुभव का तीसरा अंतर देखते हैं। माताओं को देखकर बच्चे की शारीरिक क्रिया जैसे दुलार, गले लगाना अनुभव है। ठीक है, आपका ये आपका 9वां भी सॉल्व हो गया है। अब लास्ट 10वां और देखते हैं। 10वां देखिए, प्रश्न 10 है, अलंकार की परिभाषा लिखिए। सॉरी, यहाँ पर देखिए थोड़ा, अलंकार की परिभाषा लिखिए। आपका ये 2 नंबर का आएगा। उत्तर है, अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण, गहना। आभूषण या गहना होता है। जिस प्रकार स्त्री की शोभा आभूषण से है, उसी प्रकार काव्य की शोभा अलंकार से होती है। अर्थात जो किसी वस्तु को अलंकृत करे वह अलंकार कहलाता है। ये इसकी मैं एक और अपनी जो मैंने पढ़ी हुई है, बहुत इजी है। अलंकार का देखिए, अलंकार की बिल्कुल शॉर्ट, अलंकार का शाब्दिक अर्थ गहना या आभूषण होता है। मैं बता रहा हूँ, मैं अपने मन से बता रहा हूँ, आप इसे नोट भी कर सकते हैं करना हो तो। अलंकार का शाब्दिक अर्थ गहना होता है या आभूषण होता है। ठीक है, तो फिर देखिए, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। ये आपका दूसरी परिभाषा बोल दी है। पहली ही आपको ये याद हो जाए या जो मैंने बोली है वो याद हो जाए, आप दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। इसका तो देखिए, रस के प्रकार एवं उनके स्थायी भाव लिखिए। रस के प्रकार एवं उनके स्थायी भाव लिखिए। उत्तर है, रस एवं उनके स्थायी भाव का, रस 10 प्रकार के होते हैं एवं उनके स्थायी भाव भी 10 प्रकार के होते हैं। पहले रस का एक कॉलम बना लीजिए, स्थायी भाव का एक कॉलम बना लीजिए। रस को पढ़ते हैं पहले। रस है श्रृंगार, हास्य, करुण, वीर, रौद्र, भयानक, भीभत्स, अद्भुत, शांत, वात्सल्य। ठीक है, ये आपके हो गए। अब स्थायी भाव को पढ़ते हैं। रति, रति यानी प्रेम, स्नेह, हास, हंसी, लाफिंग, शोक, दुख, सैड, उत्साह, जोश, कॉन्फिडेंट। ठीक है, क्रोध, गुस्सा, एंग्री, भय, डर, जुगुप्सा, घृणा, डर, सॉरी इसको बोलते हैं तो कुछ मैं भूल गया ना, विस्मय, आश्चर्य, निर्वेद, वैराग्य। देखिए मैंने बोला था ना, आपको आया था क्वेश्चन, तो इसका मैंने बताया है, निर्वेद यानी वैराग्य होता है। और वात्सल्य का होगा आपका वात्सल्य, ममत्व। ये आपके हो गए पूरे क्वेश्चन, सॉरी 10 तक हो गए हैं। इसके आगे के आपको क्वेश्चन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आप मेरे चैनल को
वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अभी कीजिए। आपको मैंने एक छोटा सा टास्क दिया था, आपने वह कंप्लीट नहीं करवाया, मैंने फिर भी वीडियो बनाया है। तो वीडियो को दिल से एक लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अभी। ऐसे ही आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको 11 से लेकर आपको 23-24 तक जितने भी क्वेश्चन हैं मैं आपको पूरे प्रोवाइड करा देता हूँ। अभी रात मैंने इतनी मेहनत से आपके लिए इतना वीडियो बनाया है, तो वीडियो को दिल से एक लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैंने एक लिंक दी होगी, आप उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक दी होगी, आप उसको एक बार क्लिक करके देखिए आपको क्या मिलता है, उसमें ज़रूर देखना एक बार, ठीक है। एक सरप्राइज़ है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं जो मैंने लिंक दी हुई है। 3 लिंक दूंगा मैं। एक तो मैं पार्ट 1 की जो मैंने इससे पहले प्रश्न 3 से बना दिए हैं उसकी एक प्लेलिस्ट की लिंक होगी, और एक जो मैं सरप्राइज रखे हुआ हूँ, और तीसरी लिंक होगी जो मैंने बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन प्रश्न बैंक में से ढूंढे हुए हैं जो बाहर से आ सकते हैं, एक कंफर्म नहीं है, इसलिए उस लिंक को भी आप एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।